आप सुन रहे हैं खास ऑडियो सीरीज शांतिवीर, कहानी भारतीय सेना के एक नायाब योद्धा की। एपिसोड 10 गुंडा राज। वीरेंद्र प्रताप का दिल तुरंत धड़कने लगा। उन्हें लगा कि बेचारे रणवीर का इस मिशन पर सफर खत्म हो गया है। वो उस बेचारे से क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने भी फिर मन में ठाना कि वो इस धूर्त चार्ल्स को ऐसा जवाब देंगे कि रणवीर को उनके इस स्क्वाड से निकालने की उसकी ये चाल नाकाम हो जाएगी। वो उसे स्क्वाड की फील्ड टीम में नहीं रखेंगे, लेकिन उसे स्क्वाड के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में रामलाल यादव के अंडर में पोस्ट कर देंगे। लेकिन इस ख्याल के आने के साथ साथ उनके मन में और एक ख्याल आया जिसने उन्हें बहुत निराश कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो रणवीर को अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। एक उत्कृष्ट योद्धा को फाइलों के तले दफना दिया जाएगा। क्या वो बेचारा केवल सामान्य टीम के सदस्यों की तरह यहाँ रह पाएगा, भंडार घर में रसद का हिसाब किताब करते करते या फिर रसोई में खाना बनाते बनाते तो उसका दम घुट जाएगा। कहीं वो ऐसे माहौल में पागल ना हो जाए। ऐसा करने से बेहतर है कि वो उसे इस स्क्वाड से अपने देश वापस भेज दे। मामला संगीन था और अगर वीरेंद्र प्रताप वहां अकेले होते तो शायद चार्ल्स की बात मानने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन उस रूम में जनरल बख्शी भी मौजूद थे। उन्होंने चार्ल्स से कहा, बस इतनी सी बात है, वो तो हमारे स्पेशल स्क्वाड का सिर्फ एक साधारण सदस्य है। हम जब चाहें उसे अपने स्क्वाड से हटा सकते हैं। समय आने पर हम इस पर ध्यान से विचार करेंगे और आपकी इस डिमांड को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम मिशन क्षेत्र में काम करते हैं तो हमें एकता और सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। आप भी कैसे इन छोटी बातों को लेकर बैठ गए? चार्ल्स जनरल बख्शी की इस बात को सुनकर असंतुष्ट तो था, लेकिन जनरल बख्शी ने ऐसी बात कह दी थी कि अगर वो अपनी इस मांग पर जोर देता तो ये उसके ओहदे की गरिमा को शोभा नहीं देता। उसके पास अपनी इस मांग को उसी वक्त पूरा करवाने का रास्ता जनरल बख्शी ने बंद कर दिया था। लेकिन जनरल बख्शी सिर्फ इस बात पर नहीं रुके। उन्होंने चार्ल्स को दबाने के लिए फिर ऐसी बात की जिसे सुनकर कप्तान वीरेंद्र प्रताप के मन में उनकी इज्जत और बढ़ गई। जनरल बख्शी ने कहा, मिस्टर चार्ल्स, आपने जब अपने मन की एक शंका को हमारे सामने पेश किया है तो हमारे मन में भी एक शंका थी। क्या मैं उसके बारे में आपसे बात कर सकता हूँ? अगर आपको बुरा न लगे तो। चार्ल्स का पासा उल्टा पड़ चुका था और उसके पास उन्हें ना करने की कोई जगह नहीं थी। उसने कहा, जनरल बख्शी, जरूर। आपके यहाँ से रवाना होने से पहले हर बात साफ साफ हो जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। जनरल बख्शी ने फिर कहा, आपने इस मिशन एरिया में डिसिप्लिन और कॉपरेशन की बात जब उठा ही ली है तो हमारे मन में भी एक शंका थी। चार्ल्स ने तुरंत उनसे कहा, आप भी यहाँ जाने से पहले अपने मन की शंका दूर कर लीजिए, आखिर ये मेरा कर्तव्य है। जनरल बख्शी ने कहा, आप बार बार हमें यहाँ देर से पहुँचने के लिए दोष दे रहे थे। दरअसल हमें यहाँ पहुँचने में समय इसलिए लगा क्योंकि हमारी सरकार के पास लंबे समय से कई नकारात्मक मामलों की खबरें आ रही थी, जैसे कि हमारे साथी मुल्कों से भेजी गई सेना की लाशों के साथ दुर्व्यवहार होने की खबरें। जनरल बख्शी ने इस बात को इतनी गहरी आवाज में कहा कि चार्ल्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये बहुत ही सनसनीखेज मामला था। भारत की सरकार को एक खबर थी कि उनके एक मित्र देश के द्वारा भेजी गई शांति सेना का इस मिशन एरिया में बहुत खराब अनुभव रहा था। उनके द्वारा भेजा गया एक शांति दूत वहां फैली एक छूत की महामारी से गंभीर रूप से बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ के पीस कीपिंग मिशन के अधिकारियों ने उसकी लाश को ले जाकर उसकी शांति स्थापना के कैंप के दरवाजे पर पटक दिया था। उस मित्र देश की सेना ने उस लाश को अंदर लेने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो लाश को अपने कैंप के अंदर लेकर उसका अंतिम संस्कार करते तो उनके दूसरे और भी पीस कीपिंग सैनिक उस बीमारी के शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। उन्हें ये दुखदायी फैसला उनके कैंप में इस तरह की परिस्थिति को संभालने के अनुभव और उस महामारी उपचार की तकनीक की कमी की वजह से लेना पड़ा था। चार्ल्स के पीस कीपिंग मिशन की उस लाश के दाह संस्कार को करने के इस इनकार की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारी हंगामा हुआ था। काफी देशों ने उसकी भारी निंदा की थी। उनका कहना था कि अपनी मातृभूमि से बहुत दूर इस मिशन एरिया में उसने अपने उन मिशन के साथियों की भी परवाह नहीं की। उन्होंने ये चिंता भी जताई थी कि वो इस मिशन एरिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं। जनरल बख्शी ने कहा,
हमारे देश को हमारे भेजे जाने वाले पीस कीपिंग पुलिस फोर्स के स्पेशल स्क्वाड की चिंता सता रही थी। इसीलिए हमने सोच विचार कर अपने स्क्वाड को पूरी तैयारी करके भेजा है। फिर भी आपकी मदद की तो हमें हर कदम पर जरूरत पड़ेगी। क्या मैं आशा कर सकता हूँ कि आप हमारे स्क्वाड को ऐसी किसी परिस्थिति में पड़ने नहीं देंगे? चार्ल्स की शक्ल देखने लायक थी। वीरेंद्र प्रताप को लगा कि चार्ल्स मुंह पर हंसी चिपकाकर मन ही मन इस बुढ़े लेकिन शैतान जनरल को भरपूर गालियां दे रहा था। जनरल बख्शी ने चार्ल्स के द्वारा चली इस साजिश भरी शतरंज की चाल को अपनी बात कहकर शय और मात दे दी और इस मामले को वहीं रफा दफा कर दिया। उस दोपहर वे उसी मिनी बस पर बैठे और क्राउन प्रिंस सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। कार में चार्ल्स का चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। वो कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जनरल बख्शी ने अपनी नेगोशिएशन स्किल्स का इम्प्रेसिव डेमोन्स्ट्रेशन देकर उसका वैसा ही हाल कर दिया था। उसको पता चल गया था कि जनरल बख्शी के सामने उसकी दाल गलने नहीं वाली, इसलिए उसकी बेहतरी उनसे अच्छे रिश्ते बनाए रखने में ही है। समझदार तो वो था ही, बस क्या था, उसने जनरल बख्शी से अपनी दोस्ती को गहरा बनाने की कोशिश शुरू कर दी। थोड़ी देर में माहौल में तनाव जैसे गायब हो गया और सबका मूड काफी बेहतर हो गया। कर्नल रामलाल यादव और चार्ल्स तो अब आपस में चुटकुले सुनाकर हंस हंस कर लोटपोट हो जा रहे थे। समय समय पर वे एक दूसरे के खिलाफ झुक जाते थे और एक दूसरे के कंधों को थपथपाते थे। बाकी सब भी खुशी खुशी से बातें कर रहे थे, खासकर कप्तान वीरेंद्र प्रताप, क्योंकि उनके स्क्वाड के सीक्रेट वेपन पर जरा सी आंच भी नहीं आई थी। गाड़ी शहर से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी और अब उनके सामने 6th स्ट्रीट के आने का वक्त हो गया था। सबने महसूस किया शहर के उस हिस्से में इमारतों की संख्या बढ़ने लगी। शायद वो इस शहर का कोई बिजनेस जोन था। उन्होंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ कई व्यावसायिक दुकानों में बैंकों, होटलों और शॉपिंग मॉल के बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे। शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार पर भाड़े के काले हबशी सुरक्षा गार्ड खड़े थे, जो बिना किसी सतर्कता के आलस्य से अपने हाथों में बंदूकों को लिए वहां के साथ गश्त लगा रहे थे। क्राउन प्रिंस सिटी के ऐसे बिगड़े हुए माहौल में ऐसा व्यवसायिक क्षेत्र देखकर सब हैरान थे। चार्ल्स ने उनसे कहा, ये यहाँ का सबसे समृद्ध इलाका है। मैंने अब तक आपको सिर्फ इस शहर के दुर्दशा भरे हिस्सों के दर्शन कराए थे, इसलिए सोचा कि विदाई के पहले क्राउन प्रिंस सिटी के कुछ ब्राइट स्पॉट भी आपको दिखा दूं। कप्तान वीरेंद्र ने पूछा, इन व्यापारियों को इस परिस्थिति में यहाँ अपना बिजनेस करते हुए डर नहीं महसूस होता? चार्ल्स ने जवाब दिया, डर तो यहाँ हम सैनिकों को भी होता है, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ हैं कि नहीं? उसी तरह ये सभी व्यापारी भी उन चंद बचे कुचे बिजनेसमैन में से हैं, जिन्होंने गृह युद्ध के दौरान भी जोखिम उठाया है। उनके पास एक अंतर्राष्ट्रीय पीस कीपिंग सेना की सुरक्षा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने व्यवसाय को सामान्य बनाए रखने के लिए अपनी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी की सेना खड़ी रखी है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल पहले किसी न किसी उग्रवादी संगठन या किसी आपराधिक गिरोह के मेंबर थे। इन साहसी बिजनेसमैन ने इन बहुत सारे आपराधिक अंगरक्षकों को किराए पर लेकर अपना व्यवसाय चला रखा है। हाँ, इनको पालने के लिए उन्हें काफी बड़ी मात्रा में धन की वर्षा करनी पड़ती है। कप्तान वीरेंद्र अचरज से चार्ल्स से पूछते हैं, आप इस बात को जानते हुए भी ऐसे तत्वों को गिरफ्तार नहीं करते? खुलेआम बंदूकें लेकर रास्ते पर साधारण लोगों के बीच में घूमने देते हैं। ये लोग तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरा थे, लेकिन अब नहीं है। उन्होंने लूटपाट छोड़कर सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। कानून का काम अपराध को रोकने का है और ऐसा करने से हम अपने मकसद में थोड़ा सफल भी हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर पुलिस बल की वैसे ही कमी है, उस पर जेल में जगह भी लिमिटेड है। कितने लोगों को हम जेल में भरें और उनका अनिश्चित काल तक पालन पोषण करें? कोर्ट कचहरी तो यहाँ काम ही नहीं करती, इसलिए हमने इस तरह के अनोखे तरीकों का इस्तेमाल कर यहाँ की क्राइम रेट को कम करने की कोशिश की है। आप कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो आप भी हमारे इन तरीकों की तारीफ करना शुरू कर देंगे। कप्तान वीरेंद्र प्रताप उसकी बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अभी तक उन्होंने इस शहर की बागडोर संभाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने बात आगे नहीं बढ़ाई। बस उन सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर समझ गए कि ये उन दुकानों में सुरक्षा प्रदान करने के इरादे से बिल्कुल नहीं खड़े थे। उन्हें किसी के अंदर या बाहर जाने से कोई सरोकार ही नहीं था। ना ही अंदर जाने वाले किसी आदमी की वो किसी हथियार के लिए चेकिंग करते थे और ना ही बाहर आने वाले ग्राहक के सामान को उसके बिल से मिला रहे थे। उन्हें समझ में आ गया कि उनके इस कैजुअल एटीट्यूड का कारण क्या है। अंदर शायद सीसीटीवी कैमरास लगे थे। यदि अंदर जाने वाला आदमी एक सामान्य व्यक्ति होता तो वो किसी भी तरह की चोरी चकारी नहीं करता, तो शायद उन्हें दिन में करने के लिए कुछ नहीं होता था।
लेकिन अगर किसी आदमी ने मॉल के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी की होती तो ये लोग रात में उसके घर पहुंचकर मार पीट कर दुकान का सामान वापस ले आते थे। सामान ना मिलने पर कप्तान वीरेंद्र प्रताप को पता नहीं था कि उस आदमी को क्या सजा दी जाती थी, क्योंकि शहर में कोर्ट कचहरी तो काम करती नहीं थी। सही मायने में कहा जाए तो वहां पर गुंडा राज चल रहा था, जिसे ये विद्रोही या गुंडा अपनी मन मर्जी से चला रहे थे। पुलिस उनके मामलों में जरा सी भी दखल अंदाजी नहीं कर रही थी। इस जगह के बारे में जानकारी हासिल करते करते पिछले 3 दिनों में उन्हें इतना तो पता चल गया था कि क्राउन प्रिंस सिटी अभी भी दुनिया की सबसे अराजक राष्ट्रीय राजधानियों में से एक थी। साथ ही यहाँ के लोगों की औसत आय 200 रुपए प्रतिदिन से भी कम थी। यहाँ के हर वयस्क पुरुषों को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती थी। इसका मतलब था कि या तो उन्होंने पहले सरकारी सेना बलों में काम किया था, फिर अगर सरकार का तख्ता पलट गया तो वही देश की सेना को विद्रोहियों के नाम से जाने लगा। विद्रोहियों की सेना में भाग लेने का मतलब था लूट पाट करके अपने आप को जीवित रखना। इतने सारे लड़ाकुओं से भरे इस शहर में कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं थी कि किसी भी समय सड़क पर हिंसा भड़क सकती थी।